अमेरिका की कूटनीति की एक दिलचस्प झलक तब देखने को मिली जब जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंचे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत कोई साधारण औपचारिकता नहीं था, यह एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का संकेत दे रहा था। स्वागत के दौरान नटैली ए बेकर की मौजूदगी ने खास तौर पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह इस समय पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास की चार्ज द अफेयर्स हैं, यानी राजदूत की गैर मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। अनुभवी राजनयिक होने के नाते वह अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संवाद को सुचारू बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही हैं। एयरपोर्ट पर आसिम मुनीर और इसाक डार भी मौजूद थे, जो इस मुलाकात की गंभीरता को और बढ़ाता है। यह सिर्फ एक स्वागत नहीं बल्कि एक बड़े कूटनीतिक मिशन की शुरुआत थी। दरअसल इस्लामाबाद में हो रही यह हलचल सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी है। इस बातचीत में ईरान की तरफ से मोहम्मद बागेर घालिबाफ और अब्बास अरागची जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ऐसे में पाकिस्तान एक अहम डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है, जहां वैश्विक समीकरण तय हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर में कई लोगों को यह समझ नहीं आया कि नेताओं के बीच खड़ी यह महिला कौन है, लेकिन सच्चाई यह है कि नटैली ए बेकर जैसे अधिकारी ही पर्दे के पीछे पूरी रणनीति को संभालते हैं। मीटिंग्स को मैनेज करना, संवाद को संतुलित रखना और हर स्तर पर तालमेल बनाए रखना, यही नटैली की जिम्मेदारी है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है कि अमेरिका इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रहा है। उपराष्ट्रपति स्तर की मौजूदगी और सीनियर डिप्लोमेट्स की सक्रियता यह इशारा कर रही है कि आने वाले समय में अमेरिका ईरान रिश्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक एयरपोर्ट वेलकम नहीं था, बल्कि वैश्विक राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत जैसा एक संकेत था, जहां हर चेहरा बेहद अहम किरदार निभा रहा था। अब हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए मिडिल ईस्ट में क्या कुछ खास। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने जा रही हाई प्रोफाइल शांति वार्ता से ठीक पहले ईरान ने ऐसा कूटनीतिक बम फोड़ा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हलचल मचा दी है। जिस बातचीत को लेकर वैश्विक स्तर पर उम्मीदें बंधी हुई थी, वह अब शुरू होने से पहले ही संकट में घिरती नजर आ रही है। दरअसल ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कालीबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक उनकी दो अहम शर्तें पूरी नहीं होती, तब तक ईरान बातचीत की मेज पर नहीं बैठेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचने के लिए रवाना हो चुके थे और अमेरिकी पक्ष को सकारात्मक प्रगति की उम्मीद थी। ईरान की पहली और सबसे बड़ी मांग है कि लेबनान में तत्काल युद्ध विराम लागू किया जाए। हाल के दिनों में दरअसल बढ़ती हिंसा और इजरायल के हमलों को लेकर तेहरान पहले से नाराज रहा है। दूसरी मांग और भी ज्यादा संवेदनशील है। ईरान चाहता है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा फ्रीज की गई उसकी अरबों डॉलर की संपत्ति को बातचीत शुरू होने से पहले ही रिलीज किया जाए। कालीबाफ ने दो टूक कहा है कि इन शर्तों के बिना बातचीत का कोई मतलब नहीं है। इस बयान ने साफ कर दिया कि ईरान अब किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है और वह पहले शर्तें फिर बातचीत की रणनीति पर चल रहा है। दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह स्थिति बेहद असहज हो गई है। वॉशिंगटन इस वार्ता को क्षेत्रीय तनाव कम करने के बड़े मौके के रूप में देख रहा था, लेकिन ईरान की नई शर्तों ने पूरी रणनीति को झटका दे दिया है। अब अमेरिका के सामने दो ही विकल्प बचे हैं, या तो वह ईरान की मांगों पर विचार करे या फिर वार्ता के विफल होने का जोखिम उठाए। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की स्थिति भी मुश्किल हो गई है। इस्लामाबाद के प्रतिष्ठित सेरेन होटल में इस बैठक की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पाकिस्तान इस अवसर को खुद को एक वैश्विक शांति दूत के रूप में स्थापित करने के मौके के तौर पर देख रहा था, लेकिन अब ये पहल अधर में लटकती हुई दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का यह कदम केवल कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत भी है। वह क्षेत्रीय मुद्दों खासतौर पर लेबनान और इजरायल को अलग अलग नहीं देखता। ऐसे में वार्ता अब सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत नहीं रह गई
बल्कि पश्चिमी एशिया की जटिल राजनीति का केंद्र भी बन गई है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर जा चुकी है कि क्या अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की शर्तों के आगे झुकेंगे या फिर यह हाई प्रोफाइल वार्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। एक बात साफ है, ईरान के इस कूटनीतिक दांव ने वैश्विक राजनीति का तापमान अचानक से बढ़ा जरूर दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर है, बावजूद इसके स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जहाज पार नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान ने जहाजों पर रोक लगा रखी है, बावजूद इसके तेल, गैस और अन्य सामानों से लदे जहाज इस समुद्री रास्ते से नहीं निकल पा रहे हैं। चलती जंग में तो ईरान ने हुर्मुज को बांध दिया था, लेकिन जंग रुकने पर भी उसका दबदबा बरकरार है और इसकी वजह है रूस और चीन। जी हाँ, बहरीन ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 2 बार इस प्रस्ताव को रखा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाने के लिए ईरान के खिलाफ सभी देश यूएन के झंडे तले सैन्य कार्रवाई करें, लेकिन बहरीन के इस प्रस्ताव पर रूस और चीन ने वीटो कर दिया, जिसके चलते ये प्रस्ताव गिर गया। हालांकि इसके पीछे अमेरिका की मर्जी थी। अमेरिका भी यही चाहता था कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करवाई जाए, लेकिन रूस और चीन की वजह से उसकी भी नहीं चली। तो रूस और चीन की वजह से ही हुर्मुज में ईरान को बढ़त मिल गई, ऐसी कि उस वक्त भी हुर्मुज खुलवाने की हिम्मत अमेरिका कर नहीं पाया और ना ही किसी और देश ने रिस्क ली। और आज भी सीज फायर के बाद हुर्मुज के लिए किसी में दम नहीं है कि ईरान से भिड़ जाए या ऊंची आवाज में बात भी कर ले। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ये रूस और चीन के ईरान के साथ खड़े होने की वजह से ही मुमकिन हो पाया। हुर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता है जिसकी चौड़ाई महज 34 किलोमीटर है, लेकिन महत्व इतना बड़ा है कि दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। युद्ध शुरू होते ही ईरान ने इस मार्ग पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जरिए कई जहाजों पर हमले किए, गोलियां चलाई और आवाजाही को लगभग ठप कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया कि एक जहाज को यहां से गुजरने के लिए भारी भरकम रकम चुकानी पड़ी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। इस कदम ने वैश्विक शिपिंग और ऊर्जा आपूर्ति को गंभीर संकट में डाल दिया है और दुनिया को ये एहसास करा दिया है कि ये छोटा सा रास्ता दरअसल वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी जीवन रेखा है। यही वजह है कि ईरान आज भी पूरी दमदारी के साथ हुर्मुज पर डटा हुआ है और सीज फायर होने के बाद उसने हाथ तो खोल दिए हैं, लेकिन डर के मारे कोई भी जहाज नहीं निकल रहा है। जिन जहाजों को ईरान कवर अप दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, वही आगे बढ़ रहे हैं और उसकी वजह है कि ईरान ने समंदर में माइंस बिछा रखी हैं। ये आरोप लगता रहा है और एक बड़े हिस्से में माइंस बिछी हैं। जिस हिस्से पर माइंस नहीं बिछी हैं उसी इलाके को ईरान जानता है, समझता है और ये ईरान को ही पता है। इसलिए उन्हीं रास्तों से वो उन जहाजों को पार करवा पाता है और बाकायदा इसके लिए फीस लेने का भी इंतजाम करने जा रहा है, जिसको लेकर के अमेरिका गुस्से में है। लेकिन ईरान अपने मौकिफ पर, अपने संकल्प पर कायम है कि वो अपने जंग में हुए नुकसान की भरपाई इसी तरह करेगा। ईरान के साथ जंग में अमेरिका को न सिर्फ भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, बल्कि उसकी एयर सुपेरियरिटी को भी चुनौती मिल चुकी है। इस पूरे युद्ध का चीन ने खुलकर फायदा उठाया है। चीन ने न सिर्फ इस युद्ध में कड़ी नजर रखी, बल्कि दावे के मुताबिक ईरान को खुफिया जानकारी भी देता रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा दावा सामने आया, जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली अमेरिकी वायु शक्ति पर सवाल खड़े कर दिए। दावा है कि चीन की एक कंपनी ने अमेरिकी स्टील्थ बमवर्षक B-2 जैसे टॉप सीक्रेट विमानों को ट्रैक कर लिया, वो भी उस वक्त जब वे ईरान में ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। दरअसल चीन की हांगझोउ स्थित कंपनी जिंगन टेक, उनसे दावा किया कि उसके AI आधारित जिंगची सिस्टम ने अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स से निकलने वाले रेडियो सिग्नल्स को इंटरसेप्ट किया। कंपनी के मुताबिक यह सिस्टम सैटेलाइट डेटा, सिग्नल इंटेलिजेंस, एविएशन डेटा और ओपन सोर्स इनपुट को मिलाकर एक बड़ा ऑपरेशनल पिक्चर तैयार करता है।
रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस प्लेटफॉर्म ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती चरण में 4 B-2 बॉम्बर्स की गतिविधियों को ट्रैक किया और उनके मूवमेंट का एक अनुमानित मैप तैयार किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह डेटा कथित तौर पर उस वक्त कैप्चर हुआ जब अमेरिकी मिशन सख्त इमिशन कंट्रोल के तहत चल रहा था, यानी रेडियो सिग्नल्स को न्यूनतम रखने की कोशिश की जा रही थी। अगर यह दावा सही होता है तो यह अमेरिकी स्टील्थ तकनीक के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि B-2 बॉम्बर को दुनिया के सबसे एडवांस लो ऑब्जर्वेबल यानी रडार से लगभग अदृश्य विमान के तौर पर जाना जाता है। लेकिन जिंगन टेक का कहना है कि भले ही रडार से बचाव संभव हो, लेकिन अत्याधुनिक AI सिग्नेट सिस्टम बेहद हल्के रेडियो उत्सर्जन को भी पकड़ सकते हैं।